नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं संयोग अधिवेशन और इस सेशन का नाम है सियासत जरूरी है क्या। सवाल मैं ये इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि वैसे तो सियासत होनी ही चाहिए और सियासत देश के लिए बहुत जरूरी भी है, आवश्यक भी है। लेकिन मुद्दा है कि जैसे हालात देश में हैं, एक तरफ कोरोना की बड़ी गंभीर चुनौती है तो दूसरी ओर चीन का दुस्साहस। ऐसे में देश उम्मीद करता है कि ऐसे मुद्दों पर सियासत ना ही हो, सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हों, एक साथ देश के लिए लड़े। लेकिन दिक्कत यह है कि सियासत हर चीज पर भारी पड़ जाती है, इसीलिए हम कुछ ऐसे सवाल उठा देते हैं जो देश पे भारी पड़ जाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस सेशन में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फॉर्मर मिनिस्टर जीतू पटवारी हैं। आप दोनों का अभिनंदन है और मैं चाहता हूं कि इस बहस के अंदर तू मैं की बजाय अपने अपने पॉइंट्स पर आप अपनी अपनी बात रखें जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले जीतू पटवारी आपसे ही शुरू करता हूं। देश इस वक्त चीन के दुस्साहस के सामने खड़ा है और चीन द्वारा जो एक निर्मित समस्या है उसका सामना कर रहा है। हम कहते हैं कि भारत जो है वो 1962 वाला नहीं है। 1967 ने भारत ने चीन को परास्त किया था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता श्रीमान राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को डरा हुआ कह देते हैं, प्रधानमंत्री को छिपा हुआ कह देते हैं और ऑल पार्टी मीटिंग पे भी विश्वास नहीं करते और चीन के प्रोपेगेंडा पे विश्वास करते हैं? ऐसा क्यों है? चीन पर ज्यादा विश्वास या नरेंद्र मोदी पर ज्यादा विश्वास, बताइए जीतू भाई। अमीश, बहुत अच्छी शुरुआत है। आपने कहा कि ये देश की बात है, सेना की बात है, शहादत की बात है। इसमें किसी प्रकार के तू में और हल्की पॉलिटिक्स की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने सवाल किया कि देश को इस समय इन परिस्थितियों में एक क्यों नहीं होना चाहिए। मैं आपसे और खासकर संबित जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था कुछ समय पहले। उन्होंने शाह जी को एक तरह से तंज कसते हुए ये पूछा कि क्या चाइना की सेना हमारे देश के अंदर, सीमा के अंदर है। तो मैं मानता हूं कि विदेश मंत्री ने, उस समय के रक्षा मंत्री ने और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, उसमें संबित पात्रा भी है, उस बात के हंसी उड़ाने की कोशिश की थी। आज पूरे देश का पूरा ईमानदार जर्नलिज्म ये बात करना चाहता है कि देश में सीमा पर 20 जवानों की शहादत हुई, करीब 70 जवान घायल हुए, 10 क्रिटिकल है और देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य आता है कि सीमा पर किसी प्रकार का चाइना का 1 इंच पर भी कब्जा नहीं है और उसका क्लियर अभी आज फिर देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से आता है। मैं आपको बता दूं कि देश की संसद में विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने एक बयान में कहा कि लगभग 36,000 स्क्वायर मीटर पर चाइना का कब्जा है, रिकॉर्ड में है। यह कोई कांग्रेस का आरोप नहीं है। फिर आज कहा गया विदेश मंत्रालय की 43,000 स्क्वायर मीटर पर चाइना का कब्जा है और द हिंदू और कई अखबारों में छपा है कि लगभग 60,000 स्क्वायर मीटर पर चाइना का कब्जा है। चाइना कहता है कि जो घाटी है वो हमारी है और वहां के विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया, मंत्रालय ने वक्तव्य दिया, पूरा देश कहता है। उन्होंने कहा हमारी सीमा में आपकी सैनिक आए थे और हम पर हमला किया और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, कोई किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हुई। मैं मानता हूं कि ये सवाल देश के सवाल है। ये राहुल बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, ये सवाल देश के सवाल है। लेकिन आपने कई मंत्रियों को कोट किया, संबित पात्रा को कोट किया, रक्षा मंत्री की बात करी। मैं आपसे एक निर्णायक सवाल पूछ रहा हूं, और 10 से 15 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं सेशन को ओपन करता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा भी कहना चाहते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, यानी जो पार्टी रूलिंग है उसके नुमाइंदे हैं, वो भी बहुत कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इस समय इस शो को भी ट्रैक किया जा रहा होगा चाइना के अंदर और विदेशों के अंदर। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का वाक्य अंतिम वाक्य होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने कल ऑल पार्टी मीटिंग में बोला कि हमारा रत्ती भर भी, कोट अनकोट रत्ती भर भी इलाका चीन के कब्जे में नहीं है, अक्साई चीन को आप छोड़ दो, ये प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, वो 1962 में चला गया था, लेकिन रत्ती भर भी चीन के कब्जे में नहीं है, तो विश्वास क्यों नहीं होता?
आज फिर पीएमओ ने उसी बात को बोला, सेना के अधिकारी कह रहे हैं। नहीं, आज पीएमओ ने आज, प्रधानमंत्री ने कल बोला, ऑल पार्टी मीटिंग में आज बोला, पर पीएमओ ने, मुरलीधरन जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा मार्च में कि 38,000 स्क्वायर मीटर पर भारत चीन का कब्जा है। तो मैं मानता हूं फिर आज पीएमओ ने वापस वो बात बोली। सवाल ये नहीं है कि पीएम का आखिरी वाक्य क्या होना चाहिए, हम देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करें या नहीं करें। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, पर देश भरोसा करे। जीतू वन मिनट जीतू, ये तो बिल्कुल वन साइडेड ही हो जाएगा। ये इस सत्र के अंदर हम कम से कम सरकार को भी मौका देंगे। सरकारी प्रधानमंत्री देश को विश्वास में लेके चले तब तो भरोसा करें। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के लिए हम बात करते हैं तो हमें भरोसे में ले, देश को भरोसे में ले, ये सवाल है, न कि सवाल विश्वास का, अविश्वास का। देश को भरोसे में ले, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को भरोसे में ले। डॉक्टर संबित पात्रा, ये ऐसा कैसा भरोसा है, आपको उन पर भरोसा नहीं, उनको आप पे भरोसा नहीं? देखिए अमीश भाई, अभी जीतू पटवारी जी ने कहा कि राहुल गांधी ने अमित शाह जी के ऊपर एक चाइना को लेकर तंज करते हुए ट्वीट किया था और हम में से बहुत लोगों ने जवाब दिया और राहुल जी का मजाक बनाया। पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि तंज क्यों किया? इतने गंभीर नेशनल सिक्योरिटी के इशू को लेकर क्या तंज करना चाहिए? और दूसरी बात है, जहाँ तक राहुल गांधी को हमने मजाक बनाया कि नहीं, मैं आपको स्पष्टतः कह दूँ, राहुल गांधी को हमें मजाक बनाने की और आवश्यकता नहीं है। जो बनना चाहिए था वो बन चुका है पूरे देश में। हमने गंभीरता के साथ, आपने मेरे नाम को भी इसमें जिक्र किया था, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दिखा सकते हैं, पूरे गंभीरता के साथ विषयों को पटल पे रखा गया कि कब कौन सा संधि हुआ था, किस प्रकार हुआ था और बिना जाने क्यों ट्वीट नहीं करना चाहिए। उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपकी बड़ी विख्यात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपने राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी भी करी थी। बहुत सारी टिप्पणी की, एक बड़ी टिप्पणी नहीं, 5-6 बड़ी टिप्पणी की और उसको आज दोहराऊंगा भी, मगर मुझे आप मौका दीजिए। पहली बात है, प्रधानमंत्री ने कल हम सबको संबोधित करते हुए ऑल पार्टी के मीटिंग के पश्चात कहा कि कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, कोई पोस्ट हिंदुस्तान का छीना नहीं गया है। अब हिंदुस्तान की कैपेबिलिटीज बहुत बड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने विगत कुछ सालों में डेवलप किया है कि आज पेट्रोलिंग करना बहुत सुविधाजनक हो रहा है और कोई भी चाइनीज जो पहले सोचता था कि वो आराम से चल के हमारे हिस्से में आ जाएगा, आज वो संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने दो टूक यह भी कहा कि मिलिट्री को हमने पूरी तरह से छूट दे दी है और डिप्लोमेटिकली भी चाइना को चेता दिया है कि भैया ये सब नहीं चलने वाला है। मेरी लिविंग मेमोरी में किसी प्रधानमंत्री ने चाइना को आज तक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। जहां तक विश्वास का सवाल है, मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं, देश प्रधानमंत्री पर विश्वास करता था, देश मोदी जी पे विश्वास करता है और बिल्कुल जीतू भाई, आप एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप मन में जानते हैं देश मोदी जी पर विश्वास करता रहेगा। जहां तक राहुल गांधी जी की विश्वास की बात है, मैं राहुल गांधी जी को कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। आपको क्या लगता है जिसको डीजीएमओ के बात पर विश्वास नहीं है? डीजीएमओ ने जब कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो राहुल गांधी ने कहा ये तो खून की दलाली है, ये तो झूठी बात है, सेना पॉलिटिक्स कर रही है। विश्वास नहीं, एक सेकेंड, एक आप रेस्पॉन्स लीजिएगा। बहुत समय तक मैंने जीतू भाई को सुना है, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं जीतू भाई, हम दोनों लड़ेंगे नहीं, आराम से बात करेंगे, मैं कंप्लीट कर लूं। जब डीजीएमओ ने कहा डीजीएमओ पे विश्वास नहीं, एयर स्ट्राइक पे राहुल जी को विश्वास नहीं, गृह मंत्री पे राहुल जी को विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, उन पे विश्वास नहीं, 6 दिन पहले आर्मी के चीफ ने कहा उन पे विश्वास नहीं, आज सुबह से हेडलाइन चल रही है एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं जमीन गई नहीं है, हम प्रिपेयर्ड हैं, उन पे विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री ने कल कहा उन पे विश्वास नहीं। मुझे राहुल गांधी को विश्वास में लेना नहीं है। अगर उनको किसी पे ही विश्वास नहीं है, मैं आदर पूर्वक कहूंगा वो शी जिनपिंग जी को फोन कर लें, क्योंकि 2008 में तो एमओयू साइन किया ही था। I heard you full. Let me get जीतू पटवारी। जीतू पटवारी, संबित पात्रा जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने कोट किया उसमें उन्होंने बोला सॉरी टू से राहुल जी यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन इंडिया हैज एवर सीन, यानी सबसे इररेस्पॉन्सिबल राहुल पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। ऐसा है अमीश, ये भारतीय जनता पार्टी और संबित पात्रा की कितनी बात पर कैसे किस तरीके से हम रिएक्ट करें ये हमारे लिए जरूरी नहीं है।
इन्होंने अभी कहा कि आपको प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, आपको रक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं, आपको विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं। तीनों के अलग अलग बयान हैं। 16 और 17 जून को विदेश मंत्री ने क्या बयान दिया? प्रधानमंत्री ने, मैंने कहा कि एक रत्ती भर जमीन पर चाइना का कब्जा नहीं है। फिर देश के मुरलीधरन ने देश की संसद में स्वीकार किया मार्च में। देश के रक्षा मंत्री ने 3 जून के वीडियो है, मार्केट में चल रहे हैं, मैंने भी ट्वीट किया है। जब वीडियो देश देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री अलग बोल रहा है, देश का रक्षा मंत्री अलग बोल रहा है, देश के विदेश मंत्री अलग बात कर रहे हैं और ये विश्वास की बात कर रहे हैं, अपने आप में देश को गुमराह करने की बात हो रही है। सवाल यह है कि देश की अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है, देश की बीमारी संभल नहीं रही है, देश की सरहदें संभल नहीं रही है। सारे देश आसपास के हमारे दुश्मन हुए। नेपाल जैसा छोटा सा देश हमको नसीहत दे रहा है, वो हमारी सीमा पर कब्जा अपने लक्ष्य और संसद में बता रहा है। और आप 62 के युद्ध की और 62 के समझौते की बात करते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, 62 का समझौता इतिहास था संवित पात्रा, अब भूगोल बदला जा रहा है। उसमें संधियों में क्या क्या बात हुई थी, कैसे कैसे बात हुई थी। 20 सैनिकों की शहादत, 70 सैनिक अस्पताल में भर्ती, 10 क्रिटिकल, और उसके बाद आप देश को हम पर भरोसा करो और हम जो कहे वो मानो। आपका कहना यह है, आप हमें यह समझाना चाहते हैं कि राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, और सुबह सुबह की बात है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा को आप कोट कर रहे हैं। मामलों में देश पहले देश को एक साथ होकर, सत्ता पक्ष का, देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे विशेषज्ञों को साथ लेकर ऐसे मामलों में देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर भरोसा होता है। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के थे, ठीक है, ठीक है, जीतू आपने बोला, जीतू यू मेड योर पॉइंट, ठीक है। अब क्विकली मैं चाहता हूं क्विक रिएक्शन दे। राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। गोरख पांडे की ये कविता की चंद लाइन है जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरी राजनाथ सिंह के साथ जो इंटरव्यू है उसी का वीडियो ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है, जो न्यूज़ 18 नेटवर्क को दिया था। संबित पात्रा, राजा, रानी, मंत्री, संतरी। मैं कह रहा हूं, जाल बिछा के कांग्रेस क्यों कर रही भारत माता पे घात है। जाल बिछा के क्यों कर रही कांग्रेस पार्टी भारत माता पे घात है। अरे रात है, रात है, रात है, रात है, ये तो दिन चला गया रातों का, अब दिन आ चुका है। मगर आप ये बोलिए, ये घात क्यों हो रहा है आपकी तरफ से। 2-3 सवाल इन्होंने उठाए। पहले तो ये अर्थव्यवस्था पे चले गए, फिर कोरोना पे चले गए, फिर धीरे से 62 पे आए। पहली बात, जीतू भाई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जीतू भाई 62 में संधि नहीं हुआ था, 62 की संधि के बारे में बताया नहीं गया था। जिन 4 संधियों के बारे में बात हो रही है, आपको अगर पता नहीं है तो मैं ईमेल भी करूंगा। 1993, 1996, 2005 और 2013 ये आपके सरकारों के समय संधि हुई थी। दूसरी बात है, भारत की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, संधियों को पालती है। जहां तक पीएलए का सवाल है, विश्वासघाती है और मैं उसको आर्मी भी नहीं मानता हूं, मैं उसको चीन के सीपीसी का लश्कर मानता हूं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने इतना रात किया, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। एक रात की कहानी वो भी थी जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ चल रहा था और उस रात पूरा परिवार, पूरा वाड्रा परिवार, बच्चे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये क्या कर रहे थे? चीनी टेंट के अंदर क्यों बैठे हुए थे? दूसरी बात, 2008 में बीजिंग में ओलंपिक होता है, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इनविटेशन नहीं आता है, सोनिया गांधी जी को शी जिनपिंग जी का इनविटेशन आता है। तीसरी बात, 2008 में मैं एमओयू लेके बैठा हूं, समय कम है, पढ़ूंगा नहीं। 2008 में सोनिया जी, राहुल जी शी जिनपिंग के पास, उस समय शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी अपने पार्टी के थे। उनके साथ एक एमओयू हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर में लिखा, एमओयू में लिखा हुआ है स्पेशल रिलेशनशिप विद द नेहरू गांधी फैमिली, नॉट विद यूपीए एंड द गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा स्पेशल रिलेशनशिप बनाया गया था 2008 के उस अंधेरी रात आपने बोला में? 30 सेकंड जीतू पटवारी, जीतू 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर संबित आपसे एक सवाल है। जीतू 30 सेकंड में जवाब दीजिए। वो क्योंकि रातों की बात हो रही है, एक रात ये भी थी जब डोकलाम चल रहा था, उस रात को डिनर पे रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा जी
और श्रीमान राहुल गांधी जी और परिवार था और उसको छुपाया गया था, लेकिन वो बहस का विषय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भी राजनीति खेल रहे हैं? मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, खेल रहे हैं इस विषय पर। 30 सेकंड। ऐसा है अमीश, पहले तो संबित पात्रा को यह समझ आना चाहिए कि बात हो रही है देश की नेशनल सिक्योरिटी की, देश की सीमा की 20 सैनिकों की शहादत की। इसमें कहां से वाड्रा परिवार कहां गया, कहां आ गया? 18 बार देश के प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से मिले हैं, 18 बार। इसका भी सवाल के उत्तर आपको याद होना चाहिए। आपने समझौते की बात की, सन बताए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में भी चाइना से बात की थी, इसमें सीमा विवादों को हल करने के लिए एक प्रतिनिधि सभा की बात की थी। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को कोट किया है। बात है देश की शहादत की, देश की सीमाओं की रक्षा की, विदेश नीति की, आसपास के देशों से हमारे संबंध की। और आप बात करते हैं एक परिवार को कहां डिनर हुआ, कहां लंच हुआ, वो क्यों गए, क्या नहीं गए। ये देश को भ्रमित करना नहीं है तो क्या है? और ये देश की आंखों में धूल झोंकना नहीं है तो क्या है? सबित मेरा सवाल आ रहा है। ओके, 50 सेकंड है जीतू पटवारी, 50 सेकंड है। सबित मेरा सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने कहा चीन हमारी सीमा में नहीं है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि चीन हमारी सीमा में नहीं है तो फिर सैनिक शहीद क्यों हुए, कहां हुए, फिर बातचीत क्यों हो रही है, फिर उन खबरों का क्या मायने हैं जिनमें कहा जाता है कि चीन पीछे हट रहा है? क्योंकि चाइना ने बोला गलवान वैली हमारी है, वो बड़ी सीरियस बात है, उसमें डिनर डिप्लोमेसी गांधी परिवार की जो भी हो, लेकिन सरकार में आप है, रॉबर्ट वाड्रा सरकार में नहीं है, सरकार में संबित पात्रा आपकी पार्टी है, प्रियंका वाड्रा सरकार में नहीं है, मैडम गांधी सरकार में नहीं है, राहुल गांधी जी सरकार में नहीं है, सरकार में संबित पात्रा आप हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस पर जवाब देना पड़ेगा। सरकार में हम हैं, मैं समझ गया, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। सबके बयान अलग-अलग हैं, समझ गए, सबके बयान अलग-अलग हैं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। जीतू पटवारी सवाल पूछा, जवाब आने दीजिए ना, बड़ा सवाल है। देखिए पहले तो गंभीरता से इसका, पहले तो आप एक अमेंडमेंट कर लीजिए अपने स्टेटमेंट में। आपने कहा विपक्ष ये सवाल पूछ रही है। सॉरी सर, विपक्ष नहीं पूछ रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पूछ रहे हैं। आई एग्री विद यू, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने इस राग को छेड़ा। आई एग्री विद अमीश भाई, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, थैंक यू अमीश भाई। कल देखिए एनसीपी ने भी सवाल उठाए राहुल के सवालों के ऊपर, इसलिए केवल कांग्रेस पूछ रही है। मैं फिर भी बहुत ही संजीदगी के साथ, आपने कहा घुसी नहीं थी तो फिर हम शहादत क्यों हुआ, किसको मारा, क्या मारा, मैं इसका बिल्कुल टेक्निकल उत्तर जो आज प्रधानमंत्री के ऑफिस से रिलीज हुआ है वो दे रहा हूं, क्योंकि देश को जानना चाहिए जी। देखिए एक एलएसी है, दो चीजें आप समझ लीजिए, बॉर्डर और एलएसी दोनों में फर्क होता है। बॉर्डर के अंदर घुसपैठ हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। बॉर्डर के अंदर घुसपैठ 1959 से हुआ है। अक्षय चिन्ह में, जिसको मैं अक्षय चिन्ह नहीं कहता हूं, मैं अक्षय हिंदुस्तान कहता हूं, उसको ले लिया चाइना ने, मतलब उस पर कब्जा करके बैठा है, हमें वो वापस लेना है। दूसरा है एलएसी, जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, क्या उसके अंदर घुस गई थी और हमारे जमीन को लूट लिया था? नहीं, मैं समझाता हूं क्या हुआ था। ये अलोंग दी एलएसी, जो एलएसी है, जो चाइना के साइड की जमीन है, उसमें चाइना ने बिल्डअप किया। एलएसी के पास एक एरिया होता है जिसको कहा जाता है एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन। ये एक बहुत छोटा सा एरिया होता है। इस एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में चाइना ने बिल्डअप को बढ़ाया और वहां कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की। भारत ने इस पे ना केवल ऑब्जेक्शन किया, जब ऑब्जेक्शन के बाद समझौते को भी दरकिनार करते हुए विश्वासघात करने की कोशिश की पीएलए ने और इरेक्ट स्ट्रक्चर करने की कोशिश की एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में। हमारे जाबाज सिपाहियों ने वहां पर जाके उन्हें मुंह की चटाई, उन्हें मुंह की खिलाई। 40 से अधिक पीएलए के जो नापाक लोग थे उनको मारा और एलएसी को सुरक्षित रखा। अमीश भाई, मैं एक सवाल पूछ के अंत कर दूंगा। अमीश भाई, ठीक है, प्रोपेगेंडा राहुल गांधी चला रहे हैं, जीतू पटवारी चला रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा चला रही है, चाइना प्रोपेगेंडा चला रहा है कि गलवान हमारा है। बताइए क्या कह रहे हैं आप? चाइना ने चलाया प्रोपेगेंडा आज सुबह 10 घंटे के लिए। अमीश भाई एक सेकंड अमीश भाई, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपसे पूछता हूं, गलवान हिंदुस्तान का है? क्या हिंदुस्तान ने गलवान को सरेंडर कर दिया या गलवान चाइना का है? पहले आप उत्तर दीजिए प्लीज। भारत का है, इसमें किसी को शक क्या होगा? भारत का है और हमें सेना पर आपको लगता है कि गलवान को भारत ने, क्या आपको लगता है कि हमारी सेना ने गलवान को सरेंडर कर दिया है? आपको लगता है? नहीं, क्यों ऐसा लगेगा?
लेकिन आपको लगता है आप जरा जवाब कांग्रेस को क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे? राहुल गांधी का ट्वीट आया। मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज अमीश भाई, प्लीज। जीतू भाई मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते भी हैं। जीतू भाई, मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, आपको क्या लगता है भारत की सेना ने गलवान को सरेंडर कर दिया है? क्या गलवान चाइना का है? आपको क्या लगता है? आप भूल जाइए आप चाइना, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप सिर्फ एक हिंदुस्तानी के नाते, मेरे भाई के नाते बताइए, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि इंडिया की आर्मी ने गलवान को सरेंडर कर दिया है, ऐसा लगता है क्या आपको? आप प्लीज बताइए आज यहाँ। आप जरा चुप हो तो मैं बताऊं। मैं संबित आपसे एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि आप बीजेपी के प्रवक्ता। जीतू भाई, मैंने एक सवाल पूछा, पहले उत्तर, उसके बाद सवाल। जीतू भाई, मैंने एक सवाल पूछा, मैं उत्तर दूंगा, पहले उसका उत्तर दूंगा, फिर मैं आपका सवाल दूंगा। शांत करो, शांत उत्तर। नहीं, ये जीत कैसी? ये देश हमारा है, सबको मिलकर सेना के साथ खड़ा होना है। आपको भाई, आपको जी बोल रहा हूं, जीत कैसी कि मैं उत्तर जी भी नहीं बोल रहे हैं, आप जवाब देंगे करने लगे हो। नो, मेरा अनुरोध यह है संबित जी, हम सब देशभक्त हैं, सब इस देश के लिए अपना एक एक कतरा बहाना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि देश के 20 सैनिक शहादत हो गई, 10 सैनिक क्रिटिकल है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री के बयान 3 अलग अलग आते हैं। तो देश का आम जनता सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, ये बताओ। ठीक है, बताओ जरा, उत्तर दो इसका। आप भूल जाओ क्या बीजेपी के हैं? मैं उत्तर आप एक इंसान जैसी बात करें। नहीं, मैं भूल गया, मैं उत्तर दूंगा। आपको एक प्रश्न पूछा, आप उसका उत्तर दे दो ना, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। आप पहले उत्तर दे दो जो प्रश्न मैंने पूछा। गलवान घाटी भारत का हिस्सा है, गलवान घाटी भारत का हिस्सा थी, इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। सांस तक अखंड भारत इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। किसने का? इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है, इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। मैंने एक सवाल पूछा अमीश भाई, मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा। मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा। एक सेकंड, जीतू भाई, 36,000 स्क्वायर फीट जमीन पर चाइना का कब्जा है। आज पीएमओ ने कहा कि 43,000 पर चाइना का कब्जा है। डिबेट कर रहे थे, फिर कैसे आप शांति से डिबेट कर रहे थे? जीतू भाई ऐसा नहीं, जीतू भाई शांति से। जीतू भाई मैंने आगे भी करूंगा, शांति से ही करूंगा। नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि इंडिया की आर्मी ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है चाइना को? आपने इसमें हाँ या ना कोई जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे दीजिए, मैं जवाब देता हूं आपके। मेरे देश की सेना जिस दिन मतक के राजनीतिक लोगों का बन गया, उस दिन चाइना के हर हिस्से पर वो 62 वाली या देश की स्वतंत्रता वाली सेना नहीं है, ये सेना आज की है। तो मैं मानता हूं कि हर देशवासी को फक्र है, नाम में होना चाहिए मेरे भाई, पार्टी को भी फक्र है, हर सरकार ने हर सेना को। जीतू भाई मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, आपको क्या लगता है गलवान वैली को हमारी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है, हाँ या ना? इतना कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सरेंडर किया है क्या? मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि देश के विदेश मंत्री ने जीतू भाई यहाँ नहीं ना कि 43,000 स्क्वायर मीटर पर चाइना का कब्जा है। बता कारवां लूटा है कि नहीं लूटा है, बस इधर उधर की बात कर, बता कारवां लूटा है कि नहीं लूटा है, बताओ। ये जो चाइना में 20 सैनिकों की शहादत हुई कर दिया है या नहीं किया है? एक सैनिक का पिता आपस में बात करते हुए कहता है कि 2000 लोग आए और हम पर हमला कर दिया। अब प्रश्न पूछने के लिए मैं बीच में आ जाऊं। आप दोनों ने एक दूसरे से प्रश्न पूरे पूछ लिए और जवाब मिल गए हो, तो मैं आऊं बीच में। एक सेकंड अमीश भाई, मैं कंप्लीट कर लूं। अमीश भाई ये प्रश्न पास भी कर सकते हैं, इनको अगर उत्तर नहीं देना है ये बोल दे मैं ये प्रश्न पास करता हूं, मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैंने उत्तर दिया, ये पास कर दे। मैंने उत्तर दिया। एक सेकंड दिया। आप ही जीतू पटवारी बोल दीजिए गलवान भारत का हिस्सा है, तो आप बोल दीजिए हाँ, इसमें क्या दो राय है? सरेंडर किया है या नहीं किया है? भारत ने सरेंडर किया है कि नहीं किया, इसमें बोल दीजिए। सवाल पूछा कि इंडिया, ये तो आप ओके तब शांत होइए, जीतू का आंसर देने दीजिए, मैं जवाब ले रहा हूं। मैंने तो बोल दिया है। ये तो देश को 1 मिनट अमीश मैंने बता दिया है देश को। उत्तर संबित मांग रहे हैं, ये देश का सवाल का उत्तर सरकार देगी। ये देश का आर्मी पर हम सबको भरोसा है, गर्व है। मैंने आपको पूछा, और मैं समझता हूँ एक हिंदुस्तानी को नहीं मुझे लगने का क्या सवाल है, इसमें तथ्य क्या है? देश बताए, सरकार बताए, ये तथ्य क्या है सरकार बताए। इसमें एक आम नागरिक कैसे दे सकता उत्तर इसका? ठीक, चलिए ठीक है।
अमीश भाई, मैंने बहुत प्यार से बिना चिल्लाए हुए जीतू भाई से सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि देश की मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, मगर मुझसे एक प्रश्न पूछा कि ये देश बताए कि मिलिट्री ने सरेंडर किया है कि गलवान वैली सरेंडर नहीं किया है। मैं बिल्कुल कैमरे की तरफ देखते हुए अपने हाथ को अपने सीने पे रखते हुए, एक सेकंड, मैं अपने सीने पे अपने हाथ को रखते हुए बोलता हूं, मेरी देश की आर्मी ने, इंडिया की आर्मी ने 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है। मुझे संपूर्णतः अपनी आर्मी, अपने प्रधानमंत्री और अपने सारे वायुसेना, अपने थल सेना, अपने नभसेना, सबके ऊपर विश्वास है। 1 भी इंच सरेंडर नहीं किया है। आपको विश्वास नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है जीतू भाई। मैं राहुल गांधी को कोई घुट्टी नहीं पिला सकता हूं जिससे उनको विश्वास हो जाए, और मुझे इटालियन आती भी नहीं है, वरना मैं इटालियन भाषा में कहता हूं। ठीक है, आखिरी दौर है, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, 30 सेकंड ले लीजिए जीतू पटवारी, आप अपनी बात को रखने के लिए कंप्लीट तो कर लूं। समय अब बिल्कुल खत्म हो रहा है। अगला दो अखबारों की अमीश 2 अखबारों की फ्रंट पेज की हेडलाइन आज की है, द हिंदू की, और ये दैनिक भास्कर मध्य भारत में बहुत बड़ा अखबार है उसका लिखा है, चीन ने हमारे 10 सैनिकों को छोड़े पर जमीन नहीं छोड़ने पर अड़ा। ये इस अखबार के खिलाफ सरकार ने क्यों नहीं लिया है? फ्रंट पेज की खबर है आज की, अभी निकालो, नेट पे पता चल जाएगी। संबित पात्रा जी, आखिरी बात शुरुआत जीतू आपने करी थी बहस की, संबित को मुझे 15 सेकंड देने पड़ेंगे, आखिरी है, फिर उसके बाद मनोज तिवारी हमारे साथ होंगे और संजय सिंह हमारे साथ होंगे। क्विकली बताइए संबित। देखिए, इसी अखबार में जो न्यूज़ छपा है, उसी अखबार के न्यूज़ की जो गलतियां हैं उसको लेकर पार्टी ने हमारे ट्वीट भी किया है। मैं यहाँ समय नहीं है इसलिए वो दिखा नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, किस पर विश्वास है आपको? अगर अखबार पे ही और बाकी सोर्सेज पे विश्वास करना था तो ये सोनिया गांधी जी कल ऑल पार्टी मीटिंग में केवल चाय सिंघाड़ा और समोसा खाने गई थी क्या? क्यों गई थी वहां पे? फिर मतलब आप फिर अखबारी पढ़ती रहती, घर पे नहीं जाती ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग में? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था उनको। फिर वहां जाके चाय पी लिया, ऑल पार्टी मीटिंग का चाय पी लिया, टीवी में पूछ रहे क्यों? आप बताइए वो वहां क्यों गई थी? चाय समोसे खा के आ गई और सवाल क्यों नहीं पूछा? ये सर मुझे मत आप दोनों बीच में लेके आइए। ये सत्ता पक्ष और कांग्रेस की लड़ाई है, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरे साथ 2 और मेहमान हैं जो कि दोनों धाकड़ हैं, दोनों जबरदस्त हैं। मेरे साथ जाने माने अभिनेता, सिंगर और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी साहब हैं, फॉर्मर अध्यक्ष दिल्ली के। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता संजय सिंह हैं। आपका दोनों का अभिनंदन है संयोग अधिवेशन में। यह संयोग है कि आप दोनों आज एक साथ हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहस का स्तर भी वैसा ही होगा जैसे 2 सांसदों का होता है और संसद में होता है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये पल भारत के लिए, देश के लिए। एक तरफ चीन खड़ा है, दूसरी तरफ कोरोना मुंह फाड़े खड़ा है। ऐसे वक्त में सियासत का काल ऐसा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मनोज तिवारी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। आपसे मैं जानना चाहता हूं 50 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, जितना भी समय आप लें, क्या आप कहना चाहते हैं सियासत जरूरी है इस कोरोना काल में? नहीं, बिल्कुल नहीं अमीश जी, सियासत बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इस समय कोरोना में लोगों के प्राण बचाना ज़रूरी है, लेकिन इसमें पूरे कोरोना संकट में सबसे जो बड़ी समस्या रही है, जो दिल्ली का जो हेडलाइन रहा है कि खाने के बिना भागते हुए मजदूर, बेड के नाम पे झूठा आंकड़ा प्रस्तुत करना, टेस्टिंग के लिए तड़पती हुई दिल्ली, कोरोना टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल्स की लिस्ट में गड़बड़ी, जो लिस्ट दी गई है वो हॉस्पिटल को पता ही नहीं कि मैं कोरोना अस्पताल हूँ, उसकी तैयारी नहीं, वो गलता है हमारा, अभी बनेगा वार्ड तब करेंगे। हमारा वर्ल्ड लेवल स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली का अचानक मोहल्ले लेवल का भी नहीं रहा। हमारी दिल्ली में मुख्यमंत्री जी घर से बाहर नहीं निकले और देश के गृह मंत्री सड़कों पे दिखते हैं, उसे अस्पतालों में दिखते हैं, जहां की दुर्दशा जगजाहिर हो जाती है। 10 लाख किचन का पता लगाती हुई दिल्ली और दिल्ली के सांसद घूमते रहे। 10 लाख काढ़ा बीजेपी बांट रही है,
मास्क बीजेपी बांट रही है, सैनिटाइजर बीजेपी बांट रही है, तो फिर एक बात सवाल तो उठता है कि आखिर दिल्ली की सरकार क्या कर रही है। और राशन के नाम पे जो केंद्र सरकार राशन देती हो, राशन नहीं मिला, ऐसी जो दिल्ली की तस्वीर बनी है, जो दिल्ली का ये हेडलाइन बना है, वो दिल्ली के लिए हर व्यक्ति की तरफ से एक सवाल खड़ा किया है। लेकिन फिर भी हमने यही कहा, संजय सिंह जी को भी कहा, अरविंद केजरीवाल जी को भी कहा कि हम इस संकट में आपका साथ देना चाहते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने बहुत सारी ऐसी चीज करी जो आज के शो में हम बताएंगे, जो दिल्ली को जानना बहुत जरूरी है। जी संजय सिंह जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं और बिना लाग लपेट के मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस से करीब 53,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,000 के पार हो चुकी है। भविष्य को लेकर खुद मनीष सिसोदिया ने जो अनुमान दिया वो बहुत डराने वाला है पूरे देश को। क्या दिल्ली इस खतरे के लिए तैयार है और इसका जिम्मेदार कौन? संजय जी। देखिए, पहली बात तो ये कि आपका एक सवाल है कि कोरोना के इस महासंकट पे क्या राजनीति होनी चाहिए। देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है। आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश इसके चपेट में आ चुके हैं। और अगर आप भारत की स्थितियां देखेंगे, दिल्ली की स्थिति देखेंगे, मुंबई की स्थिति देखेंगे, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली और मुंबई दो ऐसे शहर हैं जहां पे सबसे ज्यादा जनवरी से लेकर मार्च तक फ्लाइट्स आई। यानी कोरोना संक्रमण फैलने की सबसे अधिक संभावना, सबसे अधिक खतरे के चपेट में दिल्ली रहा। अब आपने सवाल पूछा कि हमारी तैयारी क्या रही, हमने किया क्या दिल्ली में। आपके सामने आरोपों की झड़ी लगा दी गई, ये कहते हुए कि हमें राजनीति नहीं करना है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, ये आंकड़े हमने अपने घर में नहीं बनाए, ये आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आंकड़े हैं और आज की तारीख में इससे भी संख्या बढ़ चुकी है। दिल्ली हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पर 15,000 प्रति मिलियन टेस्टिंग हो रही है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है 7400, राजस्थान 6200, कर्नाटका 5400, महाराष्ट्र 4400, गुजरात 3500, बंगाल 2500, मध्य प्रदेश 2300, उत्तर प्रदेश 1500, बिहार 769 पर मिलियन। ये हमारी टेस्टिंग का रेशियो है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं टेस्टिंग यहां पे नहीं हो रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। अरे भाई, आप अगर फैटलिटी रेट में भी देखेंगे दिल्ली को, अहमदाबाद में प्रति मिलियन 118 लोगों की जान जा रही है, दिल्ली में 32 लोगों की जान जा रही है। यह हमारे लिए दुखद है। हम दिन रात लगे हुए हैं एक भी व्यक्ति की जान ना जाए। आपकी भूमिका क्या है? क्या ऐसे संकट के समय में आपको हमारे साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? ठीक है सर। 3500 बेड एमसीडी के हैं, एक भी कोविड को डेडिकेटेड नहीं। बस सुन लीजिए अमीश जी, थोड़ा टाइम दीजिएगा। 3500 बेड को एमसीडी के हैं, एक भी बेड कोविड को डेडिकेटेड नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 13,000 बेड हैं, उसमें से कुल 2,000 बेड आपने कोविड के लिए दिया। स्टेट गवर्नमेंट के पास 10,000 बेड है, हमने 4400 बेड कोविड के लिए दिया। आज आपने सवाल उठाया बेड की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अमीश जी, उस वक्त भी 46% बेड हॉस्पिटल्स के अंदर खाली है। अगर हमने तैयारी नहीं की तो बताइए बेड कैसे खाली है? ठीक है, हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ शिकायतें आई हैं। जी। कहीं लोग गए तो उनको बेड नहीं मिला, उसके ऊपर हमने कार्रवाई भी की। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भरे हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल खाली होकर भी लोगों को तंग करते हैं। तो टेस्टिंग में हम सबसे ज्यादा बेड हमारे यहां सबसे ज्यादा खाली। हम लोगों को प्लाज्मा थेरेपी जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देके उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को राशन दिल्ली की सरकार ने बांटा। 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों को, मजदूरों को उनके खाते में दिया। पेंशन, ये एक संवाद है, मुझे लग रहा है कि एक वन-ऑन-वन इंटरव्यू टाइप का हो रहा है। आपने अपनी बात तो रख लिया संजय जी।
आप कह रहे हैं हमने दिल्ली में कुछ किया नहीं। ठीक है, ओके। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं हमने दिल्ली में तो बहुत कुछ करा, इन्होंने तो लगभग 3.5-4 मिनट का एक जवाब दे दिया। एक सेकंड संजय जी। मनोज तिवारी, क्या आप लोग सियासत कर रहे हैं, केंद्र में आपका रुख कुछ और है और दिल्ली में सियासत का कुछ और रुख? अमीश भाई, मैं बड़ी विनम्रता से संजय भाई से पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली से जाता हुआ मजदूर ये बोलेगा कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, तो इसको तो उठाना हमारा काम है। फिर ये बताना हमारा काम है कि केंद्र सरकार ने कैसे हमारे दिल्ली के लिए 690 करोड़ रुपया जनधन अकाउंट वालों को डायरेक्ट दिया, ये बताना पड़ेगा। 836 करोड़ रुपया कैसे हमने उज्ज्वला गैस के रूप में दिल्ली को दिया, उसी दिल्ली जिसको संजय जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 243 करोड़ दिव्यांग वरिष्ठ विधवा को पेंशन में हमने दिया, यहाँ पे दिल्ली में डायरेक्ट उनके अकाउंट में, हमको बताना पड़ेगा। 768 करोड़ का राशन दिया गया। और मैं एफसीआई का चेयरमैन भी हूं दिल्ली का इस समय, इसलिए मैं संजय भाई को वैसे, मैं ये राजनीति नहीं है, राजनीति तो उसको कहते हैं कि आपने काम किया लेकिन हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, इसको राजनीति कहते हैं और हम गलत उसमें बयानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि जब अमित शाह जी एलएनजेपी हॉस्पिटल गए तभी 169 नए टेस्टिंग सेंटर खुल गए? ऐसा क्या था कि जब अमित शाह जी सड़क पे आए तभी 15,000 रोज टेस्टिंग शुरू होना हो गया? ऐसा क्या था कि ये जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन जो टेस्ट है इसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया? ऐसा क्या था कि हमने दिल्ली को 7,32,429 N95 मास्क दिए, फिर भी संजय भाई ने धन्यवाद नहीं दिया? हमने पीपीई किट 4,41,000 दिए। मनोज जी, आपने संजय भाई का धन्यवाद लेने के लिए सब कुछ किया था। एक सवाल मेरा भी मनोज जी आपको, क्या संजय भाई के धन्यवाद के लिए आपने ये सब कुछ किया था? तो संजय भाई अभी दे देंगे धन्यवाद? नहीं, ये नहीं, बात धन्यवाद की नहीं है जी। राजनीति वही होती है कि आपने कुछ किया लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है। हम संजय जी को तो हमने लेटर दिया था, हमने केजरीवाल जी को लेटर लिख के दिया, हम आपके साथ पूरी सहायता करके चलना चाहते हैं। और संजय भाई सामने ही हैं, हम लोगों को 10 लाख किचन का एड्रेस नहीं मिला, खैर छोड़िए, वो पुरानी बात हो गई। आज नई बात है, आज की बात करते हैं। हम कभी भी निगेटिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रण है, इसलिए हमने वही बताया है जो कि कर सकते थे। जैसे हमने संजय भाई को बोला था कि भाई अगर आप ऐसे हॉस्पिटल का जिक्र कर दो जो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, वो कहता है हमारा बेड बन के तैयार होगा 2 महीना बाद, ठीक है, और वो 2 महीना बाद बनने वाले का लिस्ट में आ गया नाम, तो हम उनको शेयर करते हैं। हमारा दिल्ली सरकार से मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब भी, आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भी हम लोग काढ़ा बांट रहे हैं अगर घर घर, तो ये राजनीति थोड़ी है। मास्क बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, लेकिन हाँ दिल्ली सरकार को ये बोलेंगे, जैसे भैया ने बोला ना, संजय भाई ने बोला कि एमसीडी का अस्पताल क्यों नहीं लिया? अरे एमसीडी को फंड ही नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। और मैं ही मनोज तिवारी हूं, इसी शो में मैंने कहा था कि आप हमारे एमसीडी के मैक्सिमम हॉस्पिटल लेकर के ऑपरेट करें, ये तो आपको करना था। वी आर रेडी टू गिव आवर हॉस्पिटल्स, ये हमारा कहना है। उस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये राजनीति नहीं है। और धन्यवाद की बात यह है कि संजय भाई को हालांकि उन्होंने धन्यवाद दिया भी एक बार, अमित शाह जी आए तो उन्होंने धन्यवाद दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम भी कभी कभी धन्यवाद देते हैं, हम भी कहते हैं कि भाई आप जो टीवी पे अनाउंस कर रहे हो वो ग्राउंड पे हो जाए, हमारे तरफ से धन्यवाद है जी। संजय जी, एक आरोप आप पे ये लगा कि आप लोग प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है, हालांकि कांग्रेस पार्टी के कोई नुमाइंदा नहीं है यहाँ पर, और ये भारतीय जनता पार्टी का भी आप पे आरोप है कि प्रचार ज्यादा है, काम कम है और दिल्ली की हालत बद से बदतर हो रही। देखिए, पहली बात तो ये कि कुछ स्पेसिफिक मामले उन्होंने उठाए हैं, मैं उसका जिक्र कर दूं जी। एलएनजेपी हॉस्पिटल में जहां गृहमंत्री जी गए, मेरी बात मत मानिए, ना मनोज तिवारी जी की बात मानिए,
वहां के एमएस ने खुद कहा कि वहां की व्यवस्थाओं पर और वहां के डॉक्टर्स और नर्सेस के प्रयासों को देश के गृह मंत्री ने सराहा, उनका उत्साहवर्धन किया। इसलिए वहां अव्यवस्थाओं का अंबार है, तो 2000 लोग वहां से ठीक होके कैसे गए? आप कहते हैं हमने 690 करोड़ रुपए दे दिया। उज्ज्वला योजना भी, जो आपकी बहुत पुरानी योजना है, उसको भी इसी में आपने गिनवा दिया। आपने जनधन योजना, जो आपकी पुरानी योजना है, उसको भी आपने इसमें गिना दिया। और आपने प्रवासी मजदूरों की बात कही। मैंने तो आपको कई बार कहा था कि आप जाके रसोइयां चेक कीजिए, 10 लाख लोगों की रसोई चल रही है कि नहीं चल रही है। और टीवी चैनल ने उसका रियलिटी चेक किया जमीन पे जाके और दिखाया भी कि 10 लाख लोगों की रसोइयां दोनों वक्त के लिए चल रही हैं। आपने सवाल एक उठाया प्रवासी मजदूरों का, बहुत अफसोस होता है। सरकार का नहीं था। क्या हुआ है प्रवासी मजदूरों के साथ? हमारे यूपी बिहार के उन प्रवासी मजदूरों के साथ क्या हुआ? श्रमिक ट्रेनों में उनको भेजा गया, 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। जो ट्रेन बस्ती जानी थी वो गाजियाबाद आ गई, जो पटना जानी थी वो पुरलिया चली गई, जो गोरखपुर जानी थी वो उड़ीसा चली गई। आपने सुना हिंदुस्तान के रेलवे के इतिहास में कभी ऐसा हो? 80 से ज्यादा लोग ट्रेनों में भूख से, अव्यवस्थाओं से, बीमारी के कारण मर गए, गर्मी के कारण। आपने इस देश के अंदर प्रवासी मजदूरों को, उन करोड़ों लोगों के साथ वो व्यवहार किया है जिसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। मनोज जी मर गए रास्ते में चलते चलते। जी, समय कम है और मुझे लगता है सवाल की तरह इत्तेफाक है कि आप दोनों पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल के प्रवासियों पर खूब राजनीति हुई और 65 बसें कोरोना के दौर में देश के वो भी नागरिक है अपने तरफ से सहयोग करके हमने भेजी है लोगों को। जी, खुद से साथियों से चंदा लेके, सहयोग लेके। मनोज तिवारी, पूर्वांचल से तो आप भी आते हैं, उनको लेकर राजनीति खूब हुई, पूर्वांचलियों को लेकर। ये बिल्कुल, वो राजनीति बिल्कुल गलत थी। हमारे पूर्वांचल के लोगों को, जो जहां रह रहा है, उनको प्रवासी कह के उनको उनके साथ भेदभाव का व्यवहार हुआ। देखिए, मैंने यही कहा ना कि जिस भी जाते हुए मजदूर से किसी माइक, कैमरा का माइक लगा तो उन्होंने एक ही बात कही, हमें खाने को नहीं मिला, हमसे किराएदार किराए मांग रहे हैं, तो हम कैसे, मालिक किराया मांग रहे हैं। तो ये दो चीजों का निदान तो स्टेट को ही करना था अमीश भाई, संजय भाई, उसका निदान तो स्टेट को ही करना था। जी। और जैसे ही केंद्र सरकार ने इस समस्या को देखा, श्रमिक एक्सप्रेस किसने चलाया? हमने, हमारी सरकार ने। और दूसरी, संजय भाई आप एक शो में और कह रहे थे कि ट्रेन रास्ता भटक गई, ये इसको आप सुधार लें। वो किसी ने गलत जानकारी दी है, जो आप उसको एक बार पीयूष गोयल जी के ट्वीट को भी देख लें, एक बार बात भी कर लेंगे, आपसे उनकी बात होती है। एकदम गलत न्यूज है। सिर्फ एक ट्रेन को 4 घंटे ज्यादा पड़ा है क्योंकि उस रूट की बहुत लंबी, बहुत जाम ट्रैफिक चल रहा था, तो इस नाते उसको 4 घंटे ज्यादा लगा। उसको ऐसे कोट करना ठीक नहीं है। प्रवासियों पे हमारा भी दर्द है, आपका भी दर्द है, लेकिन जो प्रवासियों को रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसमें तो सरकार फेल हुई ना। चाहे मनोज जी, दर्द आपको भी है, दर्द उनको भी है, लेकिन इलाज क्या है? बिल्कुल मैं आखिरी दौर में हूं चर्चा के, लेकिन दर्द तो सबको है, लेकिन इलाज क्या है? संजय जी, करते हमने ट्रेन किया, हमने संजय जी, आप कल नाराज हो गए, चाइना की बैठक में आप लोगों को नहीं बुलाया, आप बहुत नाराज थे। आपने बोला कि ऐसा कैसे कर सकती है। उसमें सरकार ने बोला कि एक संख्या होती है, कांग्रेस भी उसी रूल को फॉलो करती थी, देश में सारी सरकारें उसी रूल को फॉलो करती हैं, दिल्ली से लेकर केंद्र से लेकर राज्यों तक। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस ने थोड़ी नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, आपने नारा दिया है ना सबका साथ सबका विकास। आप कहते हैं ना हमको सबको लेकर चलना है। कांग्रेस जिस नियम पे चलती रही तो उनको तो हटा दिया देश की जनता ने। आप उसी लकीर पे क्यों चल रहे हैं? आप कहां, किस संविधान में लिखा हुआ है कि इस पार्टी को बुलाएंगे, उस पार्टी को नहीं बुलाएंगे, इतने सांसद को बुलाएंगे, उतने सांसद को नहीं बुलाएंगे? चलिए, आज वो विषय नहीं है, आज वो विषय नहीं, उसको छोड़ देते हैं। जी। एक बात इन्होंने अभी मनोज तिवारी जी ने कही, 10 और ये बिल्कुल ठीक है कि इस पूरे कोरोना संकट के दौरान हमारा इनसे कई बार बातचीत, संवाद होता रहा। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ दिल्ली में तब बदल गया जब यहां पे अमित शाह जी उतरे, और आपके एक माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं
कि जब से अमित शाह जी उतरे तब से आम आदमी पार्टी वालों को कोरोना हो रहा है, वो अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं। जी संजय जी, आप मेरे पास समय नहीं है, मैं 15 सेकंड मनोज तिवारी जी आपको दे सकता हूं, 15 सेकंड, लास्ट वर्ड 15 सेकंड। मैं गिन के 15 सेकंड। मैं प्रार्थना करता हूं कि कोरोना जिसको भी हो, कोरोना तुरंत ठीक हो जाए। सत्येंद्र जी को हुआ है, उनको जल्दी ईश्वर स्वस्थ करे। लेकिन मैं आज संजय भाई आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 277 करोड़ रुपया दिल्ली को दिया है इस कोरोना संकट में। इसमें कम से कम 60 करोड़ रुपए एमसीडी के हॉस्पिटल्स के लिए दिलवा देंगे, उसी दिल्ली का फायदा होगा। जिस दिल्ली मनोज जी अब हमारे पास समय नहीं है, मैं ऑलरेडी टाइम को एक्सीड कर चुका हूं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आगे भी सहयोग अधिवेशन जारी रहेगा। सोनू सूद होंगे हमारे। अमीश देवगन के साथ